Friends, Dr. Sharma this side. Welcome to our show. So today with us we have Mr. Raman Sharma. He is a qualified lawyer and company secretary by profession, having work experience of 12 years in medical laws, corporate laws, civil laws, criminal laws and business development. So today he will share the legal position of surrogacy program at present in India. So welcome Mr. Thank you, Dr. Richa. Honestly, I would like to appreciate that you are sponsoring such kind of knowledgeable program for people. See, first we need to understand that why we need the specific law on surrogacy. क्योंकि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी अपनी रिपोर्ट में 2009 में ये रिकमेंड किया था कि ओनली altruistic surrogacy be legalized and commercial surrogacy be totally banned. Reason is the practice of surrogacy has persisted in India without any legal framework, working only on the basis of vague guidelines. Now with the changes in the bill, a regulatory framework will be adopted to monitor surrogacy. यहाँ जो मैं बिल की बात कर रहा हूँ वो है सरोगेसी रेगुलेशन बिल, जो पार्लियामेंट में ले जाया गया लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की वजह से, जिसमें उन्होंने ये रिकमेंड किया था दैट ओनली अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी बी लीगलाइज्ड एंड कमर्शियली सरोगेसी बी टोटली बैंड. और उसके कुछ रीजंस थे कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने ये रिकमेंड किया कि कमर्शियल सरोगेसी को हमें टोटली बैन कर देना चाहिए. उसका जो फर्स्ट रीज़न था, मैं मेन रीजंस को यहाँ पे डिस्कस करूँगा. कि पहला तो था लैक ऑफ प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क, क्योंकि कोई एक्ट नहीं था, वेग गाइडलाइंस थी. यहाँ तक कि सरोगेसी में जो जितने भी एग्रीमेंट साइन होते थे बिटवीन द ART क्लिनिक एंड ART बैंक, ART क्लिनिक एंड द इंटेंडेड पेरेंट्स जो सरोगेसी चाहते हैं, और यहाँ पर सरोगेट और इंटेंडेड पेरेंट्स के बीच में जो सरोगेसी जो मेन एग्रीमेंट था जो साइन होता था, उसकी टर्म्स के बारे में कुछ क्लियर ही नहीं था. सरोगेट को कुछ पता ही नहीं होता था कि क्या उसके लीगल राइट्स हैं, क्या उसकी ऑब्लिगेशंस है. जस्ट दे वर साइनिंग टू हैव द चाइल्ड. वहाँ पर किसका राइट प्रोटेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है किसी को कोई लेना देना नहीं था. तो इसी वजह से एक कानून की बहुत यहाँ पर ज़रूरत थी जो प्रत्यक्ष रूप से सरोगेसी प्रोग्राम्स को कवर करे. और जो इसमें एक और पॉइंट था वो ये था टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ अ चाइल्ड. जो सरोगेसी प्रोग्राम से चाइल्ड बोर्न होगा उसके क्या राइट्स हैं. कल को अगर इंटेंडेड पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, वो नहीं रहते हैं, तो उसकी प्रोटेक्शन कौन करेगा. तो इन सब क्लॉजेस को कवर नहीं करते थे वो लोग एग्रीमेंट्स में. अगर कर भी लेते थे तो किसी को जानकारी ही नहीं होती थी कि व्हाट इज़ द लीगल प्रोसीजर, कैसे चाइल्ड अडॉप्शन प्रोग्राम के लिए वो आगे प्रोसीड करेंगे. तो सब चीज़ें वेग थी, बस सब अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे थे. और इसलिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन के बाद सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 वाज पास्ड बाय द लोकसभा ऑन अगस्त 5, 2019. लोकसभा में पास होने के बाद इट वाज सेंट टू द राज्यसभा. वहाँ उनकी मीटिंग हुई नवंबर 21, 2019 को, और उन्होंने ये बिल जो है सेलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया. उसमें कुछ चेंजेस थे जो रिकमेंड किए गए थे, जिनको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया सरोगेसी रेगुलेशन बिल में आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा सेलेक्ट कमेटी. जो उनकी रिकमेंडेशन थी वो उन्होंने आगे फॉरवर्ड की थी सेलेक्ट कमेटी को, और जिसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव भी कर दिया था. दिस सरोगेसी रेगुलेशन बिल जो है यहाँ पर, इट ट्राइज टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ सरोगेसी बाय बैनिंग प्रैक्टिसिंग लाइक वर्म हायरिंग. It tries to establish a delicate balance between rights of infertile couple and human rights of surrogate mothers. रेगुलेशन बिल्कुल लाया गया कमर्शियल सरोगेसी को बैन करने के लिए, कि किसी की तरह की आप वॉर्म हायरिंग नहीं होगी, कोई पैसों का लेन देन नहीं होगा सरोगेसी में सरोगेट मदर और इंटेंडेड पेरेंट्स के बीच में. और तीसरा ये है कि फॉरेनर्स के लिए जो कम्प्लीटली बैन हो गई सरोगेसी, और हमें यहाँ पर सरोगेसी से बोर्न हुए चाइल्ड के और जो इनफर्टाइल कपल है इन सबके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है. तो ये इस बिल का जो मैं कहूँगा होल सोल एक पर्पस है. अब यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ डेफिनेशंस शेयर करना चाहूँगा कि हु कैन बी अ सरोगेट मदर. इस बिल में इट मस्ट बी अ मैरिड वुमन हैविंग अ चाइल्ड ऑफ हर ओन,
और सेकंड है बिटवीन द एज ऑफ 25 to 35 ईयर्स। इस एज के बीच में जो है लेडी वो सरोगेट मदर बन सकती है, और नो प्रीवियस सरोगेसी हिस्ट्री, उसकी पहले कोई सरोगेसी प्रोग्राम में वो उसने एज ए सरोगेट एक्ट ना किया हो। और जो फोर्थ है कि वो इस सरोगेसी में वो एज ए सरोगेट सिर्फ एक ही बार बन सकती है लाइफ में, शी कैन डू ओनली वंस इन हर लाइफ टाइम। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर जो महिलाएं विडो हैं या डाइवोर्सी हैं, वो भी सरोगेसी प्रोग्राम को अडॉप्ट कर सकती हैं, वो भी सरोगेसी के थ्रू चाइल्ड की एक्सपेक्टेशंस कर सकती हैं, और उनकी जो एज यहाँ मेंशन है वो है 35 to 45 ईयर्स के बीच की जो लेडीज़ हैं वही सरोगेसी प्रोग्राम को ऑप्ट करेंगी। यहाँ पर मैं इंटेंडेड कपल्स की अगर एज की बात करूँ तो इट इज़ द एज ऑफ 23 to 50 ईयर्स इन केस ऑफ फीमेल एंड बिटवीन 26 to 55 ईयर्स इन केस ऑफ मेल। ये जो एज है ये मेल और फीमेल की एज डिसाइड की गई है जो सरोगेसी प्रोग्राम को ऑप्ट कर सकते हैं। टेंडिंग कपल की यहाँ जो डेफिनेशन दी गई है वो है इट मीन्स अ कपल हु हैव अ मेडिकल इंडिकेशन नेसेसिटेटिंग जेस्टेशनल सरोगेसी एंड हु इंटेंड टू बिकम पेरेंट्स थ्रू सरोगेसी। तो यहाँ पर जो है मेडिकल इंडिकेशन जो बताती है उसके बेसिस पर इंटेंडिंग कपल को माना जाएगा जो सरोगेसी प्रोग्राम को ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैंने आपसे डिस्कस की है। अब मैं ये बताऊंगा जो राज्यसभा के मॉडिफिकेशन है उनकी जो सुझाव थे उसको यूनियन की जो कैबिनेट है उसने काफ़ी हद तक अप्रूव किया है, और वो चेंजेस मैं आपसे अब डिस्कस करता हूँ। जो पहला चेंज था वो ये था कि प्रीवियसली उसमें जो सरोगेट मदर की डेफिनेशन दी गई थी वो ये बोला था कि अब ओनली अ क्लोज रिलेटिव ऑफ अ कपल कैन बी अ सरोगेट मदर, बट अब उसको चेंज कर दिया गया है। अब इट अलाउज एनी विलिंग वुमन टू बी अ सरोगेट मदर, कि कोई भी महिला जो अपनी विल से सरोगेट बनना चाहती है वो एज ए सरोगेट बन सकती है। कि अब सरोगेसी प्रोग्राम को रेगुलेट करने के लिए नेशनल सरोगेसी बोर्ड एट द सेंट्रल लेवल एंड स्टेट सरोगेसी बोर्ड एंड एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को इस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि इस पूरे सरोगेसी प्रोग्राम को रेगुलेट किया जा सके किसी अथॉरिटी के द्वारा। और जो थर्ड है वो ये है द प्रपोज्ड इंश्योरेंस कवर फॉर सरोगेट मदर हैज़ नाउ बीन इंक्रीज्ड टू 36 months फ्रॉम 16 months प्रोवाइडेड इन द अर्लियर वर्जन। पहले जो बिल था उसमें 16 महीने का इंश्योरेंस कवर सरोगेट के लिए था, जिसको बढ़ाकर अब 36 महीने का कर दिया गया है। और इसके अलावा कमर्शियल सरोगेसी को तो पूरा प्रोहिबिट कर दिया गया है, इंक्लूडिंग सेल एंड परचेज ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो एंड गैमेट्स। एंड द नेक्स्ट वन इज ओनली एथिकल सरोगेसी टू इंडियन मैरिड कपल्स, इंडियन ओरिजिन मैरिड कपल्स एंड इंडियन सिंगल वुमन, ओनली विडो और डाइवोर्सी बिटवीन द एज ऑफ 35 to 45 ईयर्स। सिंगल वुमन में केवल विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को ही कवर किया गया है। अब इस बिल में अगर मैं पनिशमेंट की बात करूं फॉर नॉट फॉलोइंग द अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी, जिसमें कोई पैसों का लेन देन नहीं होगा, एथिकल सरोगेसी भी हम इसे कह सकते हैं। इस केस में अगर कोई व्यक्ति कमर्शियल सरोगेसी करता हुआ पाया जाता है तो उसको जो पनिशमेंट है with imprisonment for a term which may extend to 5 years and with fine which may extend to 5 lakh rupees for the first offense। पहली बार अगर ऐसा ऑफेंस होगा तो 5 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का फाइन लगेगा कानून में। और अगर ऐसा दोबारा होता है एंड फॉर एनी सब्सिक्वेंट ऑफेंस with imprisonment which may extend to 10 years and with fine which may extend to 10 lakh rupees। यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि यहाँ पर फाइन भी लगेगा imprisonment के साथ। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप फाइन देकर बच जाओ, फाइन भी लेंगे और आपको जेल भी भेजेंगे। और यहाँ पर जिन लोगों के बारे में ये पनिशमेंट की बात की गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। एनी इंटेंडिंग कपल और इंटेंडिंग वुमन और एनी पर्सन हु सीक्स द एड ऑफ एनी सरोगेसी क्लिनिक, लेबोरेटरी और ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, गायनेकोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिशियन, एम्ब्रोलॉजिस्ट और एनी अदर पर्सन फॉर नॉट फॉलोइंग द अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी और फॉर कंडक्टिंग सरोगेसी प्रोसीजर्स फॉर कमर्शियल पर्पस, इन लोगों को पनिश किया जाएगा फर्स्ट ऑफेंस में और सेकंड ऑफेंस में। पहले 5 साल तक की जेल और सेकंड में 10 साल तक की जेल। पहले में 5 लाख रुपए तक की
फाइन और सेकंड ऑफेंस में 10 लाख रुपए तक की फाइन। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉ जो है हमारी सरकार ने जो है भारत की उन्होंने बनाया है। और अब हम बात करेंगे ग्लोबल में क्या प्रैक्टिस चल रही है सरोगेसी पे, कि बाहर के देशों में सरोगेसी के रिगार्डिंग क्या लीगल एस्पेक्ट्स हैं, वहाँ पे क्या लीगल स्टेटस है। यूनाइटेड स्टेट और अर्जेंटीना में सरोगेसी रिक्वेस्ट को जो डिसाइड किया जाता है वो इंडिपेंडेंट सरोगेसी कमेटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। और यूके, डेनमार्क, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड ग्रीस में ओनली ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी इज अलाउड। रशिया, यूक्रेन में और थाईलैंड में कमर्शियल सरोगेसी लीगली अलाउड है। बट इन फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, स्वीडन, इटली एंड आइसलैंड सरोगेसी इज बैंड इन ऑल फॉर्म्स। सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2020 में आ सकते हैं। पहला है, इस कंप्लीट बैन ऑन कमर्शियल सरोगेसी वाइबल, क्योंकि हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहां पर हम अपने आस पड़ोस और क्लोज रिलेटिव को भी नहीं बताना चाहते कि हम सरोगेसी प्रोग्राम कर रहे हैं या उसके लिए प्लान कर रहे हैं। तो इस केस में बिना मॉनेटरी टर्म के हम किसी को मना पाएंगे कि आप हमारे लिए सरोगेट मदर बन जाओ? तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसमें एक ये भी चीज़ है कि कमर्शियल बैन करने से कम्प्लीटली इसके अंडरग्राउंड ऑपरेशन भी पॉसिबल है। लोग सोच सकते हैं कि अगर कोई नहीं मान रहा है और उस डिप्रेशन की स्टेट में जब इंटेंडेड कपल्स को लगता है कि अब उन्हें किसी भी हालत में बच्चा चाहिए, तो वो पैसे की लेन देन भी उसमें कर सकते हैं। कानून तोड़ने की यहाँ पर संभावनाएं बढ़ जाती है, जिसे हमें ही इसको रोकना होगा। कानून को और ट्रांसपेरेंट और खुले दिल से बनाकर कुछ चीज़ें, कुछ क्लॉजेस में ऐसे रख देने चाहिए जिससे अगर कोई कमर्शियल सरोगेसी हो भी रही है वहाँ पर हम सरोगेट्स का एक्सप्लॉयटेशन रोकें, कानून को सख्त करके। लेकिन ये नहीं कि कानून बना के उस प्रक्रिया को ही रोक दिया जाए कि कोई वो सरोगेसी प्रोग्राम कर ही ना पाए, कोई राजी ना हो पाए। तो ये अपने आप में एक बहुत देखने वाली चीज़ है। सेकेंड इज, व्हाट अबाउट मैटरनिटी लीव और कंपनसेशन टू सरोगेट मदर्स आफ्टर डिलीवरी। आपने 9 महीने की तो उसे कंपनसेशन दे दी, बट उसके बाद क्या? सिर्फ इंश्योरेंस कवर देंगे आप? उसके बाद भी उसे काफ़ी चैलेंजेस अपनी हेल्थ से रिलेटेड आते हैं और वो कहीं जॉब भी नहीं कर सकती। जैसे कि मैटरनिटी में कि रिलीफ में क्या होता है, वुमन को कुछ पर्टिकुलर मंथ्स के लिए, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए सरकारी जॉब्स में या प्राइवेट जॉब्स में घर रहने के लिए छुट्टी दे दी जाती है और उसमें उसको सैलरी भी प्रॉपर मिलती रहती है। बट यहाँ पर क्या है कि आप सीधा 9 महीने की कंपनसेशन दे रहे हैं, उसके बाद तो उसको कुछ मॉनेटरी टर्म्स में दे ही नहीं रहे हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जिसको भी कवर करना चाहिए कि भैया उसके बाद भी उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस को कवर करो। वो अपनी जॉब छोड़ के या अपना कोई काम छोड़ के आइडल तो नहीं बैठी रह सकती 9 महीने बाद, और अगर वो बैठी है तो उसको उसकी कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए। अब तीसरा क्या है इसमें, व्हाट अबाउट सेम सेक्स कपल्स। LGBTQ कम्युनिटी को तो अब हमने एक्सेप्ट कर लिया है 377 IPC का स्क्रैप करके, तो इन लोगों को क्यों नहीं कवर किया गया, या इन लोगों के बारे में भी हमें कुछ ना कुछ इसमें कवर करना चाहिए कि ये लोग भी सरोगेसी प्रोग्राम ऑप्ट कर सकते हैं या नहीं। एंड द नेक्स्ट वन इज, वाई शुड नॉट वुमन गेट टू चूज इफ दे वांट टू रेंट देयर वॉर्म। उनको भी ये अधिकार होना चाहिए कि वो ये डिसाइड करे कि वो अपनी वॉर्म को रेंट करना चाहते हैं या नहीं। आर्टिकल 14 है जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 21 है जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। तो इन संविधान में जब इस तरह के आर्टिकल्स ऑलरेडी मेंशन्ड हैं, जो दिए गए हैं हमारे देश में, तो उसमें ये भी एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह है कि इस कानून में इस चीज़ के बारे में भी कवर होना चाहिए। तो ऐसी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने कवर करने की कोशिश की है कि हमें इस बिल में जो सरोगेसी प्रोग्राम है उसको कमर्शियल कर देना चाहिए और कानून को और सख्त कर दो कि जिससे हम एक्सप्लॉयटेशन रोक सकें और किसी के राइट्स को हार्म ना हो। बट इसको कमर्शियल किए बिना इस प्रोग्राम को चलाना अपना आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि बिना किसी मॉनेटरी टर्म के किसी को एग्री करवाना कि आप हमारे लिए एज ए सरोगेट एक्ट करें, हमारी सोसाइटी में तो काफ़ी मुश्किल है। बट देखते हैं आगे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और उसके अकॉर्डिंग सरकार कैसे कैसे एक्ट करती है। तो और हो सके तो हमारी गवर्नमेंट को फॉरेन सरोगेसी के रिगार्डिंग भी सोचना चाहिए कि वहाँ से हमारे पास फॉरेन करेंसी, फॉरेन इनफ्लो आता है, बट वहाँ पर हमें कानून को और सख्त करके कि सरोगेट के एक्सप्लॉयटेशंस को रोका जाए और चाइल्ड के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग जो है हम कानून को और सख्त बना सकते हैं। वहाँ पर भी सरकार को विचार करना चाहिए कि हम फॉरेन सरोगेसी को भी आगे रन करना चाहते हैं या नहीं कानून बनाने के बाद। तो हम इसको आज यहाँ पर ही क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर रिचा।
थैंक्स मिस्टर रमन शर्मा, आपने हमारे साथ काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की जो हमारे लिसनर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, बिकॉज लीगल एस्पेक्ट ऐसा है जिसमें काफ़ी चेंजेस होती हैं फ्रिक्वेंटली एंड अनफॉर्चुनेटली पेशेंट्स को इसकी अवेयरनेस नहीं होती एंड वहाँ से मे बी वो कुछ ऐसे एजेंसीज या लोगों के संपर्क में भी कभी कभी आ जाते हैं जो उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देते एंड मिसगाइडेंस फर्दर ऐड ऑन हो जाती है एंड अल्टीमेटली दैट एड्स टू देयर ट्रबल्स। आई होप हम फर्दर ये डिस्कशंस कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड्स में।